नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर के भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 26 से अध्याय 37 तक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के अध्यायों के बारे में हम इसके पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 26 में धारा 340 से धारा 352 तक में यह उपबंध दिया है कि न्याय प्रशासन पर जो बातें प्रभाव डालती हैं और उनसे कोई अपराध होता है तो उनके बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में इस अध्याय में प्रावधान दिए हुए हैं। अध्याय 26 की पहली धारा, धारा 340 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठी गवाही देता है, झूठा शपथ पत्र दाखिल करता है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय परिवाद दाखिल करके आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। और इसी प्रकार के अन्य जितने भी न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध होते हैं, उनके बारे में इस अध्याय 26 में नियम दिए हुए हैं। अब इसके बाद अध्याय 27 आता है, जिसमें धारा 353 से धारा 365 तक के प्रावधान दिए हुए हैं और यह अध्याय 27 निर्णय से संबंधित है। जब किसी अपराध के खिलाफ सारी कार्रवाई हो जाती है, विचारण हो जाता है, आरोप लग जाते हैं और अन्य सभी कार्रवाइयाँ पूरी हो जाती हैं, गवाही वगैरह, साक्ष्य वगैरह की सब बातें हो जाती हैं, तो अब निर्णय की बारी आती है। और वह निर्णय न्यायालय में कैसे दिया जाएगा, निर्णय की भाषा क्या होगी, और वह निर्णय दोषी व्यक्ति को पढ़ करके सुनाया जाएगा, उसकी भाषा में उसे समझाया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ यह निर्णय हुआ है, और उस निर्णय की एक कॉपी उस दोषी व्यक्ति को दी जाएगी ताकि वह अपील वगैरह अगर करना चाहे तो कर सके। तो इसी के संबंध में अध्याय 27 में धारा 353 से 365 तक के बीच में प्रावधान दिए हुए हैं। और यह ध्यान रखें कि निर्णय हमेशा खुले न्यायालय में पढ़ करके सुनाया जाता है। अब यदि मान लीजिए कि ऐसे निर्णय में न्यायालय ने किसी मुजरिम को मृत्युदंड की सज़ा दी है, मृत्युदंड की सज़ा सत्र न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, तो यदि ऐसे मृत्युदंड की सज़ा सत्र न्यायालय द्वारा दी गई है, तो अध्याय 27 के बाद जो अध्याय 28 आता है, उस अध्याय 28 में यह बताया गया है कि उस मृत्युदंड की पुष्टि किस प्रकार से की जाएगी, क्योंकि बिना पुष्टि के मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। अगर सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया है तो उस मृत्युदंड की पुष्टि कन्फर्मेशन करवाने के लिए उच्च न्यायालय में फाइल भेजी जाती है, और जब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उस मृत्युदंड की पुष्टि कर देता है, तभी उस मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन होता है, निष्पादन होता है। तो अध्याय 28 में धारा 366 से 371 तक के बीच में मृत्युदंड के पुष्टि के संबंध में नियम दिए हुए हैं। धारा 372 से 394 के बीच में अध्याय 29 के तहत अपील के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। धारा 372 से 394 में यह बताया गया है कि यदि मुजरिम निर्णय के खिलाफ कोई अपील करना चाहे तो कितने दिनों के भीतर कर सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यही सब बातें अध्याय 29 में बताई गई हैं। अध्याय 30 में धारा 395 से 405 के तहत यह बताया गया है कि यदि कोई निर्णय हो जाता है और उसकी अपील नहीं की जा सकती है या अपील नहीं करना है, तो उसका रिवीजन भी किया जा सकता है। तो किसी निर्णय का अगर रिवीजन दाखिल करना है, पुनरीक्षण याचिका दाखिल करनी है, तो उसके संबंध में अध्याय 30 में धारा 395 से धारा 405 में बताया गया है। और इसी अध्याय 30 में निर्देश के बारे में भी नियम दिए हुए हैं। अध्याय 31 में धारा 406 से धारा 412 के बीच में आपराधिक मामलों का अंतरण कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे किए जाते हैं केसेस को, इसके बारे में नियम बताए गए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 32 में धारा 413 से 435 के बीच में यह बताया गया है कि दंड का निष्पादन कैसे किया जाता है। अध्याय 32
दंडों के निष्पादन के संबंध में नियम बताता है और इसमें धारा 413 से 435 के बीच में नियम दिए हुए हैं। यह अध्याय 5 भागों में विभक्त किया गया है, ए, बी, सी, डी और भाग ई। इसके पार्ट ए में मृत्युदंड के निष्पादन के संबंध में नियम दिए हुए हैं, जिनके संबंध में धारा 413 से 416 में नियम दिए हुए हैं। पार्ट बी में कारावास के निष्पादन के संबंध में नियम दिए हुए हैं, धारा 417 से 420 में। पार्ट सी में जुर्माने की वसूली के संबंध में नियम दिए हुए हैं, धारा 421 से धारा 424 में। पार्ट डी में साधारण उपबंध दिए गए हैं, जनरल रूल्स दिए हुए हैं, धारा 425 से धारा 431 में ये सब नियम दिए हुए हैं। और पार्ट ई में धारा 432 से धारा 435 में दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लघुकरण के विषय में बताया गया है। अध्याय 33 जमानत के विषय में नियम बताता है और इसमें धाराएं हैं 436 से 450 तक। अध्याय 34 में धारा 451 से 459 के बीच में संपत्ति के व्ययन के संबंध में नियम दिए हुए हैं कि अगर अपराध से संबंधित कोई संपत्ति जब्त की गई है तो उस संपत्ति को कैसे रिलीज किया जाएगा, उसको कैसे छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, इसके बारे में संपूर्ण नियम अध्याय 34 में दिए हुए हैं, धारा 451 से 459 में। प्रायः क्या होता है कि जब कोई अपराध घटित होती है तो उस अपराध से संबंधित जो भी सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई जेवर है, कोई अन्य इस प्रकार के संपत्ति हैं, तो उन्हें अपराध से संबंधित होने के कारण जब्त कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, ताकि आप उस अपराध के विचारण में उसकी कोई आवश्यकता हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे वस्तु को कब रिलीज किया जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। अध्याय 35 में धारा 460 से धारा 466 के बीच उन अनियमित कार्यवाहियों के विषय में बताया गया है जो न्यायालय में हो सकती हैं या हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी अनियमित कार्यवाहियां हैं जो प्रभावित करेंगी और ऐसी कौन सी अनियमित कार्यवाहियां हैं जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है, जो ऐसी कार्यवाहियों पर प्रभाव नहीं डालती हैं। और अध्याय 36 में धारा 467 से 473 के बीच परिसीमा काल के बारे में बताया गया है। किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा किस परिसीमा काल के भीतर ग्रहण किया जा सकता है, वह कौन सी लिमिटेशन है जिसके भीतर ही न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है, इसके बारे में अध्याय 36 में बताया गया है, धारा 467 से 473 में। जो अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय होता है उसमें परिसीमा काल 6 महीने है, और जिन अपराधों में 1 साल तक की जेल हो सकती है उन अपराधों के लिए 1 साल की परिसीमा है, और जिन अपराधों के लिए 3 साल की जेल हो सकती है उन अपराधों के लिए 3 साल की परिसीमा इस अध्याय में बताई गई है। यानी उस अवधि के बाद न्यायालय उन अपराधों का संज्ञान ग्रहण नहीं करेगा। और इस दंड प्रक्रिया संहिता की अंतिम अध्याय 37 है, जिसमें मिसलेनियस प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्रकीर्ण उपबंध दिए हुए हैं। और इस अंतिम अध्याय 37 में धारा 474 से धारा 484 तक के उपबंध दिए हुए हैं। और इन सब में धारा 482 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के बारे में प्रावधान है। इनहेरेंट पावर जो कोर्ट का होता है उसके बारे में धारा 482 में बताया गया है। और 482 में न्यायालय को न्याय की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। और प्रायः धारा 482 के तहत याचिकाएं न्यायालयों में दाखिल की जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर, गलत एफआईआर दर्ज हो गई है तो उस एफआईआर को समाप्त करवाने की याचिका धारा 482 के तहत पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में दे सकता है। इसी प्रकार की अन्य याचिकाएं धारा 482 में न्यायालयों में दी जाती हैं। तो ये थी संपूर्ण दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में एक संक्षिप्त परिचय और विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी। इस पूरे वीडियो लेक्चर को हमने
4 भागों में बांटा है और बाकी के भागों को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम एक एक अध्याय और एक एक धाराओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और दंड प्रक्रिया संहिता के किसी प्रावधान के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमसे सीधे फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।